मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों, कैंसर अवेयरनेस सीरीज में मैं आज आप लोगों से ये जो रिफाइंड ऑयल जो आता है, मतलब जो अपन खाने में जो ऑयल काम में लेते हैं, यानी कि तेल, जो खाद्य तेल जो हम काम में लेते हैं, वो जो रिफाइंड ऑयल होता है, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। मैं ये बात बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे आधारित बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिक सबूत के आधार पे ये बात कर रहा हूँ। मेरा किसी रिफाइंड कंपनी से कोई ना बैरभाव है ना दोस्ती है, परंतु जो रिफाइंड ऑयल गलत है तो वो बिल्कुल गलत है। और पूरे दुनिया में मतलब एक केमिकल है जिसका मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो है ये जो हेक्सेन होता है। ये बेसिकली एक इस तरीके का केमिकल है कि जिसका उपयोग संसार के 12-13 देशों में चूहों के ऊपर, खरगोशों के ऊपर और मतलब ऐसे जीव जंतुओं के ऊपर किया गया। और ये उनको जब दिया गया तो इसके पीछे मंतव्य वो मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूं, क्या प्रयोग, मतलब किस तरीके से ये चीजें निकल के आई। और इससे पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है आज की तारीख में इस हेक्सेन ने। मतलब हेक्सेन इतना खतरनाक जो केमिकल है, उन चूहों पे, खरगोशों पे और जो छोटे मोटे और जो जीव जंतु थे उन पे इसका प्रयोग किया गया। 3 महीने बाद उसमें से करीब करीब आप मोटा मोटा मान के चलिए 90% जो चूहे थे वो कैंसर के कारण मर गए। करीब 85% जो खरगोश थे वो कैंसर के कारण मर गए, और पहले उनकी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर सिम्टम नहीं था। अब आप कहेंगे साहब ये तो बहुत खतरनाक बात है, इसमें कुछ बंदरों को भी शामिल किया गया था, कुछ चिंपांजीज को शामिल किया गया, कुछ बाकी ज्यादा जो बड़ा जो था, मतलब करीब करीब 75% जो वो थे खरगोश और चूहे थे। अब ये जो हेक्सेन है, ये हेक्सेन बेसिकली आपको नुकसान कैसे पहुंचाता? आप कहेंगे भाई हमने तो हेक्सेन लिया ही नहीं है, हम तो हेक्सेन खाते ही नहीं है, हम तो यूज ही नहीं करते, तो फिर हमारे में मतलब क्यों ये मतलब इस तरीके का आया? अब इसके पीछे जो बहुत बड़ा जो कारण है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये जो रिफाइंड ऑयल निकाला जाता है, मतलब जो ऑयल निकाला जाता है, तो अधिक से अधिक तेल बाहर निकालने के लिए, मतलब जैसे आपका तिल हो गया, आपका कॉटन सीड हो गया, आपका सूरजमुखी हो गया, आपका ग्राउंडनट मतलब आपकी मूंगफली हो गई, ये जितने भी तेल, सरसों हो गई, मस्टर्ड हो गई आपकी, ये जितने भी तेल जिन ऑयल सीड से निकाले जाते हैं, उन ऑयल सीड में से मैक्सिमम तेल बाहर निकालने के लिए मतलब ये इंडस्ट्री यूज करती है। और अगर ये नहीं डाला जाए तो आपको तेल नहीं मिल सकता, मतलब पूरा का पूरी मात्रा में। अब इसका मैं चूंकि बेसिकली तो साइंस का आदमी हूं, साइंस स्टूडेंट हूं मैं, तो मैं बिल्कुल बिना प्रयोग के, बिना सत्य के कभी कोई बात नहीं कहता हूं। तो मैंने खुद ने भी एक प्रयोग करके देखा है, मतलब मेरे बहुत सारे ये जो बड़े बड़े जो ऑयल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, या वो नवग्रह आश्रम पर आते रहते हैं, तो उन लोगों से मैंने इनडायरेक्टली पता किया। मतलब उनको सीधा ये नहीं कहा भी आप हेक्सेन कितना मिला रहे हैं। हालांकि ये हेक्सेन वाला जो मैटर है, ये पिछले ये जो रिफाइंड ऑयल वाला जो मैटर है, इसमें एक मतलब इसको ये जो रिफाइंड ऑयल जो आप खाते हैं, इसमें एक बहुत बुराई, बहुत खतरनाक बुराई है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इस हेक्सेन को मैंने कहा भाई आप लोग ये इतना कैसे तेल निकल जाता है? मतलब आपको जैसे उदाहरण के लिए, हम यहाँ गांव में अगर 100 किलो मतलब तिल की अगर पिराई करवाते हैं, मतलब जो लोकल देसी गाड़ी होती है, तो उसमें 3.5 से 4 किलो के आसपास मतलब तेल निकलता है। और ये जो बड़े इंडस्ट्री वाले, या सरसों जो है, सरसों में भी मतलब 3.5-4 किलो के आसपास में तेल निकलता है। 10 किलो में से 3.5 किलो मोटा मोटी एवरेज यही है। और ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ये निकालते हैं 5 किलो। तो ये 5 किलो कहां से आ रहा है? 1.5 किलो एक्स्ट्रा कहां से आ रहा है? तो 1.5 किलो जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, वो 2 चीजें हो रही है। एक तो ये हेक्सेन उसमें मिक्स हो रहा है, ये जो हेक्सेन जो केमिकल है ये उस तेल में मिक्स हो रहा है कुछ मात्रा में, तो आधा लीटर के आसपास, तो मतलब कुल मिलाकर आप ये हो गया कि 5 लीटर में आधा लीटर तो ये हो गया मोटा मोटी।
तो वो और प्लस ये उसमें से 1 लीटर और एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, यानी कि 3.5 का 4.5 और 4.5 का 5, ये आप समझ ले, आधा लीटर हेक्सेन और 1 लीटर एक्स्ट्रा निकालने के लिए। और ये बहुत सस्ता केमिकल है, मतलब बहुत महंगा नहीं है, मतलब ये नहीं कि भाई तेल के भाव का, मतलब ये मगर बहुत घातक केमिकल है ये। तो ये जो हेक्सेन जो है ये आपकी जो सेल्स होती है उसमें मतलब एक तरह का रिएक्शन करता है और आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कम करता है, आपकी बॉडी का जो मॉइस्चर होता है उसको खत्म करता है, और सबसे बड़ा जो नुकसान आपका जो पाचन संस्थान है उसको ये डायरेक्ट अटैक करता है, मतलब उस पर ये जाके हमला करता है, आपका जो पाचन संस्थान है उस पर। तो एक तो हो गया ये हेक्सेन। इस हेक्सेन के बारे में आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल और बताऊंगा। अब जो मैंने आपको कहा ना, ये जो रिफाइंड ऑयल जो है ये मतलब बेसिकली इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रवृत्ति है, रिफाइंड ऑयल हमेशा रिफाइंड करते वक्त अम्लीय हो जाता है। अम्लीय में आप समझते हैं, मतलब एसिडिक हो जाता है, मतलब सेलाइन, मतलब एसिड के तत्व इसके अंदर आ जाता है। आप एक सामान्य भाषा में इसको समझ ले, एक सामान्य बुद्धि की तरह, कि इसके अंदर मतलब एसिड के जो गुण है अम्लीय हो जाता है, ये अम्लीय। तो इसमें अम्लता आने की वजह से, अब अम्ल का गुण क्या होता है आप जानते हैं, मतलब एसिड का क्या गुण होता है? एसिड एक तो स्वाद में खट्टा होता है, एक तो अधिक खट्टाई आपके लीवर के लिए नुकसान करती है। अब ये विज्ञापन बिल्कुल उल्टे विज्ञापन है कि आपके लीवर के लिए बड़ा हेल्दी तेल आ गया या आपके हार्ट के लिए बड़ा हेल्दी तेल आ गया, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार आज दिन तक कोई भी कंपनी नहीं दे पाई है कि भाई हमारा जो तेल है, जो रिफाइंड ऑयल है, वो आपको कैंसर नहीं होने देगा। क्योंकि कैंसर होने के पीछे बिल्कुल बहुत क्लियर स्पष्ट धारणा है कि जिसकी बॉडी मतलब ये एसिडिक होगी, अम्लीय बॉडी होगी, अम्लीय होगा शरीर, उसमें ये जरूर मतलब ये आपका जो है मतलब कैंसर होगा ही होगा अगर अम्लीयता आपके शरीर में, आपके खून में अगर बनी हुई है। तो ये जो रिफाइंड ऑयल है ये आपके ब्लड को अम्लीय करता है। मतलब इसका जो गुण धर्म है, इसकी जो बहुत सारे दुनिया में जो शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, जो रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुए हैं, उन रिसर्च पेपर के आधार पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं कैंसर अवेयरनेस के अंतर्गत आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग कच्ची घानी का तेल खाना शुरू करें। इस तरीके से खतरनाक जो अम्लीय तेल है, बड़ी बड़ी कंपनियां मतलब लाखों करोड़ों रुपया इनके विज्ञापन पे खर्च करती है, और वो विज्ञापन कब आपके दिमाग में आके असर कर देता है आपको पता नहीं चलता उसका, परंतु वो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि नहीं मुझे तो तेल खाना, तो इस कंपनी का खाना, और इसके परिणाम ये होते हैं कि आप वो हेक्सेन खा रहे होते हैं, जिससे जो कि एसिड अपने आप को भी वो एसिडिक केमिकल है, वो मतलब उसका भी जो गुण है वो एसिडिक ही है, और उसकी वजह से भी ये जो रिफाइंड। अच्छा, एक कारण इसमें और है जो बहुत बड़ा कारण है, जितना भी विसेला या रिजेक्टेड मतलब पाम ऑयल होता है या फिश ऑयल होता है या जो काउ फैट मतलब ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया वगैरह संसार के कई देशों में जो एनिमल फैट होती है, उस एनिमल फैट को भी मतलब बाकायदा भाप के माध्यम से, वाष्प के माध्यम से उसको मतलब उसका तेल निकाल लिया जाता है, और वो तेल भी रिफाइंड ऑयल में मिलाया जाता है। तो ये बेसिकली एनिमल्स में एनिमल फैट है ये, और ये जो रिजेक्टेड जो लोट होते हैं आपके, वो भी आपके इसमें मिलाए जाते हैं। पाम ऑयल का रिजेक्ट लोट है या फिश ऑयल का रिजेक्ट लोट है, वो भी आपके इसमें मिला है, क्योंकि तभी तो आपको वो सस्ता दे पाएंगे, तभी वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो प्लीज आप पागल ना बने, भावुक ना बने, विज्ञापन के उसमें चक्कर में ना उलझे। और मैं साफ तौर से मेरी ये मान्यता है कि आप लोगों को कच्ची घानी का तेल खाना चाहिए ताकि आपको कैंसर नहीं हो, उसमें किसी प्रकार का कोई, और कच्ची घानी का जो तेल है वो अम्लीय नहीं होता, ये मैं बिल्कुल 100% साबित कर चुका हूं और साबित करने को तैयार हूं। उसमें किसी भी प्रकार का तो कोई भी एसिडिटी या एसिटिक वो नहीं होता है,
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने एसिडिटी के पेशेंट हैं इस दुनिया में मैक्सिमम, वो सब तली भुनी चीजें खाते हैं, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, और इसी वजह से फिर धीरे धीरे उनको आंत का कैंसर हो जाता है, धीरे धीरे उनको आमाशय का कैंसर हो जाता है, एसोफेगस का कैंसर हो जाता है। तो प्लीज इस जमाने में कैंसर किसी के परिवार में अगर हो जाता है तो वो परिवार तो पूरा बर्बाद ही हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम की श्रृंखला में ये बहुत अच्छे से आगाह कर रहा हूं कि रिफाइंड से बचें, रिफाइंड ऑयल से बचें। रिफाइंड ऑयल आपके लिए जानलेवा है और कैंसर करने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब आपने दूध पिया और दारू पिया, दोनों अलग अलग चीजें। तो दूध पिएंगे तो रस कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। दारू पिएंगे तो रस कैसा बनेगा? बुरा बनेगा। तंबाकू खाओगे और तुलसी खाओगे या मतलब कोई भी अच्छा पदार्थ सेवन करोगे, काजू दाग बादाम खाओगे, रस कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। तो रस जब अच्छा बन गया, अब इस रस से क्या बनेगा? रक्त। तो रक्त में क्या चीजें होती है? एक पहली चीज होती है WBC। अब WBC की उम्र कितनी होती है? 4 दिन एवरेज, सभी में यही सिस्टम। अब WBC में 10% नेगेटिव सेल्स है, 90% पॉजिटिव सेल्स है, फिर भी ब्लड कैंसर है। क्यों है? क्योंकि वो जो रस है वो गड़बड़ है, वो जो रस है वो गड़बड़ है। फिर प्लेटलेट्स 18 दिन की उम्र है, 10% उसमें भी नेगेटिव है, परंतु आप क्योंकि था गलत रहे हो, तो वो जो 90% पॉजिटिव है वो ताकतवर नहीं है। 2 शब्दों को समझ लो, कैंसर समझ में आ जाएगा। एक शब्द है पॉजिटिव और एक है पावरफुल। पॉजिटिव होना कोई जरूरी नहीं है। आप सब लोग कहते हो हाँ साहब लूट तो नहीं होनी चाहिए, परंतु एक आदमी लूट रहा है किसी को, आप उठ के उसको छुड़ा नहीं रहे हो। आपका पॉजिटिव होना किस काम का? आपका पावरफुल पॉजिटिव होना जरूरी है। भला आप उस चीज का विरोध भी करें और कुछ करें भी सही, सेम वही कैंसर की कहानी है। तो बोले कैंसर खत्म भी होना चाहिए, परंतु कैंसर खत्म करने के लिए आपकी जो एक्टिविटीज है वो भी वैसी ही होनी चाहिए, वो भी होनी जरूरी। अब प्लेटलेट्स हो गया आपका 18 दिन। आरबीसी की उम्र कितनी होती है? 120 दिन। अब आपने आरबीसी अच्छी बना ली, तो फिर आरबीसी से आगे क्या बनाना आपका? रक्त से क्या बना? मांस। कैंसर किस में होता है? मांस में होता है ना। जैसे उसको आंत में हो गया, आंत क्या है? मांस है। मुंह क्या है? मांस है। फेफड़े क्या है? मांस है। ब्रेन क्या है? मांस है। तो जब आप इधर से जब निर्माण अच्छा कर रहे हो, आपकी ईंटें अच्छी है, यार सिंपल उदाहरण से समझ लो, आपकी ईंटें अच्छी है, सीमेंट अच्छा, रेत अच्छा, सरिया अच्छा, तो मकान कमजोर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेम वही है कि आप जब पहले जहां शराब पी रहे थे, जहां गुटखा खा रहे थे, जहां तंबाकू खा रहे थे, जहां नॉनवेज खा रहे थे, जहां पिज्जा बर्गर और इस तरीके के बकवास चीजें आप खा रहे थे, उसकी जगह अगर आपने डॉक्टर होंजो और डॉक्टर एलिसन, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला 2018 में। ये कहते हैं कि आपके अंदर जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं, उनको अगर कैंसर कोशिका में सामान्य कोशिका में क्या अंतर होता है जो समझ लो। कैंसर कोशिका मरना भूल जाती है, क्या अपने को तो नहीं मरती। क्यों भूल जाती है? क्योंकि वो PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन खाना शुरू कर देती है। अपनी जो डाइट है वो PD1 और CTLA4 बना लेती है। इन्होंने क्या किया कि मतलब करीब करीब समझो 1994 में ये रिसर्च शुरू की थी दोनों साइंटिस्टों ने। इन्होंने पता लगाया कि यार ये कैंसर की कोशिकाएं हैं, ये बिना कैंसर की कोशिकाएं हैं। दोनों की जांच की, दोनों के अंदर एक अंतर उनको मालूम हुआ। तो यार ये जो सेल्स है इनके अंदर यार ये 2 प्रोटीन बिल्कुल अलग है। मतलब ये जो 2 प्रोटीन, हजारों तरह के प्रोटीन होते हैं, यार ये जो 2 प्रोटीन है PD1 और CTLA4, ये यार ये कैंसर सेल में है। तो उन्होंने
जो कैंसर पेशेंट थे 2.5 लाख में रिसर्च की इन्होंने, 2.5 लाख तो कैंसर पेशेंट और 2.5 लाख नॉन कैंसर पेशेंट, नॉन कैंसर पर्सन। ओके, उन्होंने कहा अभी ये कहां मिलता है, ये जब पता किया तो ये मिलता था गेहूं में, जौ में, ज्वार में, बाजरा में। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर, इनमें ये पाएगा। तो ये इन्होंने देना बंद किया उन पेशेंटों को। जब उनको देना बंद किया तो ये PD1 CTLA4 धीरे धीरे खत्म हो गया। सेल कैसे मर गई? सेल तो मर गई अपनी वो उम्र की वजह से, परंतु क्योंकि PD1 CTLA4 था, उम्र पूरी हो नहीं रही थी इसकी, तो इन्होंने अपने इन साइंटिस्टों ने उन लोगों की जो कैंसर पेशेंट थे उनकी कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए PD1 और CTLA4 को देना बंद कर दिया। इधर तो देना बंद कर दिया और उधर जो था वो तो खर्च होना है ना। कोशिका कभी भी बिना खुराक के जिंदा नहीं रहेगी। कोई भी सेल इस पृथ्वी पे बिना मतलब खुराक के जिंदा नहीं रह सकती, उसको डाइट चाहिए। तो वो 2-3 दिन में डाइट खत्म हो गई, नहीं आपने दी नहीं तो डाइट खत्म होते ही मरना कोशिका को, वो अपनी बिल्कुल जो उसकी डेथ लाइन है, उसके जो मौत की तारीख है वो आ गई, उसकी मर गई। कैंसर कोशिका मर गई, क्या मतलब क्या मर गया? कैंसर मर गया, बहुत सीधी सी बात है। ओके, अब उसके बाद में क्या हो गया? आपका मांस हो गया। आपका मांस के बाद में क्या बनता है? चर्बी। चर्बी में तो कभी कैंसर होता ही नहीं है। फिर बाद में बोन मेरो में जाके होता। बोन मेरो आपका फैक्ट्री है, मतलब जो बनाता, तो जिसमें जैसे हड्डी पकड़ दो, लास्ट में आप हड्डी के अंदर आपको सार्कोमा हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा, तो वो भी 2-2.5 साल में आपका ठीक हो जाता है। तो सबसे कम टाइम में कौन सा कैंसर ठीक हुआ? ब्लड कैंसर। और सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगा? हड्डी वाले कैंसर में। और हड्डी वाला जो कैंसर है वो केवल 100 में से 2 लोगों को होता है। 100 कैंसर पेशेंट अगर होता है उसमें से 2 कैंसर पेशेंट केवल हड्डी के होता है। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा हो रहा दुनिया में? वो हो रहा माउथ कैंसर आज की तारीख में, और वो भी महाराष्ट्र में, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में। और उसके बाद में भारत में, भारत के बाद में महाराष्ट्र में आपका बीड है, जालना है, ये बारसी है, टोकी है, येरमाड़ा है, ये जो आपका पूरा बेल्ट है, मतलब लातूर है, हाँ सोलापुर वाला पूरा पट्टी आ गया। ये जो आप औषधि देख रहे हैं, ये पहले मैं इसको आपको थोड़ा दूर से इस पौधे को दिखाना चाहूँगा। ये है बाघ नक्खा, बग नक्खा भी कहते हैं इसे, बाघ नक्खा भी कहते हैं। बाघ का मतलब होता है शेर, और उसके नाखून जैसे होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इसके ये नाखून है। ये जो हरा फल है, ये आप इसको इस हरे फल को देख रहे हैं, ये हरा फल जब पक जाता है तो इसका जो छिलका है वो अपने आप हट जाता है, और ये छिलका हटने के बाद में इसमें से ये इस तरीके से मतलब आपका ये निकलता है बीज, ये बाघ के नाखून की तरह। ये आप देख रहे हैं बाघ के जो नाखून होते हैं उस तरीके से बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको कई लोग कहुगा भी कहते हैं और कई लोग इसको कगुआ भी कहते हैं। कहुगा का मतलब सबसे पहले एक लोगों में एक धारणा है, और इसका औषधि उपयोग भी है, लोग इसको गलत नहीं कहते हैं। तो इसका जो औषधि उपयोग है वो ये है कि जो तुतला के जो बच्चे बोलते हैं, हकला के जो बोलते हैं, जिनको बोलने में परेशानी आती है, जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं होता, तो उसके लिए ये जो पका हुआ फल है, इस पके हुए फल को घिस के मतलब इसका बिल्कुल पाउडर बना के शहद में चटाया जाता है। और ये जो एक फल है ये 2 दिन तक पर्याप्त है, मतलब ऐसा 8-10 दिन करने से उसका जो उस रोगी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक होने लग जाता है, उसके जो उच्चारण है वो स्पष्ट होने लग जाता है, साफ होने लग जाता है। अब दूसरा जो इसका औषधि उपयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप जान के आश्चर्य होगा कि ये एक बहुत बड़ा शानदार पेन किलर भी है। मतलब इसको मतलब सीधा नहीं लिया जाता है, इसको पेन किलिंग के लिए मतलब इसके जो पत्ते हैं उनको और इसके जो ये फल हैं इनको अच्छा सा कूट के पाउडर बना के और तेल में उबाला जाता है, और उस तेल में थोड़ा सा आप अजवाइन डाल दें या थोड़ा सा कपूर और डाल दें, और या कुछ भी नहीं मिले तो केवल इसके फलों को मतलब ये जो फल हैं आप देख रहे हैं, ये जो पत्ते हैं इसके, इन पत्तों को और फलों को करीब 250 ग्राम की मात्रा में लेके और करीब
पौन किलो के तेल आसपास 750 ml तेल आप ले लें। इसमें 250 ग्राम के आसपास ये इसके पत्ते और ये फल और इसकी टहनी भी अगर कहीं मिल जाए तो वो लेके कूट पीट के और उसमें तेल में डाल दे, और इसको तेल को जब तक धीरे धीरे हल्की आंच पे गर्म करते रहेंगे जब इसके जो ये चीज़ें हैं वो सब जल जाए इसके अंदर। जब वो जल जाए तो वो जो तेल है उसको छान के आप ले लें, और घुटनों के दर्द और जितने भी हड्डियों के जो दर्द हैं, जो बोन पेन जहाँ जहाँ भी है, उसमें ये बहुत ज़बरदस्त मतलब काम में देने वाली औषधि है। इसको कहीं कुछ इलाकों में बगनखी भी कहा जाता है, और इसकी आकृति के हिसाब से एक मतलब हथियार भी बनाया जाता है जो हाथ में अंगुलियों में पहना जाता है, जिसको बगनखा के हथियार के नाम से ही कहा जाता है। इसकी जो उपलब्धता है वो करीब करीब संपूर्ण भारत में है, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मतलब कई प्रांतों में ये पाया जाता है। और बरसात के मौसम में इसका जर्मिनेशन होता है, मतलब बरसात में ये उगाता है। फ्लावरिंग बंद हो गई, अभी फूल नहीं आ रहे, तो अभी इसके ये आप देख रहे हैं अंतिम चरण में है। इसके ये जो फूल आपको ये पुष्प दिखाई दे रहा है, तो अब ये अंतिम चरण में है। तो ये अब सर्दी के मौसम में, ये जब मानसून चला जाता है तो उसके बाद में ये भी चला जाता है। अब इसके जो पत्ते हैं वो आप अगर आसान बहुत बारीकी से देखें तो हल्के से रोएदार पत्ते हैं। ये इन पत्तों पे हल्के से रोए आपको मिलेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी इसके पत्तों में रोए होते हैं। और इसको एक बड़ा इसके लिए मतलब अंग्रेजी में इसके लिए एक बड़ा रोचक बात है, इसको शैतान का पंजा भी कहा जाता है, शैतानी पंजा, यानी कि डेविल्स क्ला। डेविल्स क्ला इसका नाम है अंग्रेजी में, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मार्टिनिया एनुआ है, मार्टिनिया एनुआ। और देसी भाषा में इसको कई कई उलट कांटा भी कहते हैं, मुड़े हुए कांटों की वजह से इसको बिच्छू फल भी कहा जाता है। और लोगों में एक गलत धारणा है कि जहाँ ये वहीं उगता है जहाँ बिच्छू होते हैं, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, हालांकि बिच्छू के लिए इसकी औषधि काम में ली जाती है, मतलब इसके पत्तों को या इसका फल को या इसकी लकड़ी को पीस के जहाँ बिच्छू काट खाता है उस जगह पर अगर लेपन करें तो, चूंकि मैंने पहले बताया आपको ये पेन किलर है, तो पेन किलर होने की वजह से ये काफ़ी मतलब दर्द को कम करने में मदद करता है। और इसका एक और जो उपयोग है, एलर्जी जिनको होती है, स्किन एलर्जी, चमड़ी में जिनको एलर्जी है, वो लोग भी इसका लेपन कर सकते हैं, इसको नीम के साथ या और अन्य औषधीय पौधों के साथ में बांट के। और वैसे इसका जो तेल मैंने पहले लिखना बताया जो बनाना, उस तेल को भी अगर एलर्जी, जहाँ भी स्किन की एलर्जी है वहाँ अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसको मतलब आपको चर्म रोगों में इससे लाभ होता है। और इसका जो पाउडर है उसको 2 ग्राम मात्रा, अश्वगंधा की भी 2 ग्राम मात्रा और ये इसकी 2 ग्राम मात्रा मिला के अगर कोई रोगी चाटता है, मतलब वापस सुन लीजिए, 2 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर, 2 ग्राम इस पके हुए फल के बाग नखे का पाउडर, इस 4 ग्राम को यानी कि मोटा मोटा 1 टीस्पून को 3-4 चम्मच शहद में मिला के चाटने से घुटनों का जो दर्द है, गठिया बाई का जो दर्द है, गठिया में ये अत्यंत लाभप्रद औषधि है। और मैं अतः आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम आए तो ऐसे पौधों से जरूर मिले। ये औषधीय पौधों की जानकारियाँ आने वाले समय में लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो मित्रों, इसी के साथ पुनः मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ।